हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है और इसके पहले की 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वाटर वेपर्स रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, बट जो नाइट्रोजन गैस है दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है, द लॉस ऑफ ओजोन लेयर हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट बिकॉज। अब देखो, ओजोन लेयर में अगर होल होता है तो उससे क्या होता है, जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो अर्थ पे पहुंच जाती है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है। तो इसीलिए ओजोन लेयर में जब होल होता है या ओजोन लेयर में कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, राइट। तो आंसर आ जाएगा, ओजोन प्रोटेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम यूवी रेज। फिर नेक्स्ट है, एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई ऐश इज कॉज्ड बाय। फ्लाई ऐश कहां से आती है? फ्लाई ऐश आती है जब थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है, तो उससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हमारे एयर को पोल्यूट करती है, राइट। तो फ्लाई ऐश से जो एयर पोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कोल कंबस्टन इन थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इज डन बाय द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सनोरा। एक्सनोरा क्या है? एक्सीलेंट, नोबल एंड रेडिकल। अब ये जो एक्सनोरा है ये क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये टीचर्स को बेसिकली ट्रेनिंग देती है अबाउट सॉलिड वेस्ट, कि आप सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, लिक्विड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, अपने घर जो आपका उसको कैसे आप ग्रीन बना सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में टीचर्स को ट्रेनिंग देती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? ये चेन्नई की है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर बग यूज्ड इन कंट्रोलिंग ऑयल पोल्यूशन। ऑयल पोल्यूशन में जो सुपर बग यूज होता है वो क्या है? वो एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। अब इस एक्ट के अंडर, ये जो एक्ट आया था शेड्यूल्ड ट्राइब फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, इस एक्ट के अंडर कौन सी अथॉरिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग नेचर क्या राइट्स है और या फिर कोई कम्युनिटी जो है, फॉरेस्ट कम्युनिटी है, उसके क्या राइट्स है, या फिर दोनों के क्या राइट्स है? कौन सी अथॉरिटी है जो ये सब चीजें डिटरमाइन करती है? तो वो है ग्राम सभा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द वेस्ट जनरेटेड बाय एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर्स इज नोन एज। जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं ये जब खराब हो जाते हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, तो उसके पीछे ये जो पर्सनल कंप्यूटर का एक तरह से कचरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ई वेस्ट, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Next is the natural disaster in which carbon dioxide suddenly erupts from deep lake water is known as। अब कभी कभार क्या होता है, जो लेक्स होती है ना, डीप लेक्स होती है, उसमें से सडनली कार्बन डाइऑक्साइड इरप्ट होती है, और ये जो फिनोमेना है ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है, और इस फिनोमेना को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लिमिनिक, राइट। इसको लिमिनिक इरप्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? तो वो है ओशियंस। ओशियन स्टेबल कैसे हैं? क्योंकि जो ओशियंस है ना ये जल्दी जल्दी खत्म नहीं होते, क्योंकि एक तो ओशन बहुत बड़ा ओशन होता है। अब ह्यूमन जो है उसके बस की बात नहीं है कि वो ओशियन को खत्म कर दे। ओशियन जो है वो नेचुरल डिजास्टर से भी जल्दी जल्दी जो ओशियन है वो खत्म नहीं होता। अगर हम बाकी की बात करें माउंटेन्स की, तो कई बार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर या फिर प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से पूरी की पूरी माउंटेन चेन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होता है वहां का वो खत्म हो जाता है। इसीलिए ये इतना स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है माउंटेन्स वाला।
फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट को माना जाता है कि ये स्टेबल इकोसिस्टम है, बट आजकल क्या हो रहा है, एक तो फॉरेस्ट फायर बहुत हो गई है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, आग लग जाती है जंगलों को। दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो आजकल स्टेबल नहीं रहा है, राइट। डेजर्ट की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एकदम किसी साल बहुत सारी बारिशें होगी तो डेजर्ट इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। एक ओशियन इकोसिस्टम ऐसा है जो एक स्टेबल इकोसिस्टम है, जिसमें जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द सीरीज प्रिंसिपल्स आर। सीरीज की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले बात आती है। सीरीज की फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज, राइट। सीरीज की फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कोलिशन के, सीरीज के प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? इट्स अ सेट ऑफ वॉलंटरी इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए एक वॉलंटरी इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे। अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन ए कॉर्पोरेशन वुड पोल्यूट द इन्वायरमेंट। अब कौन सा मेन रीजन है जिससे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है? मेन रीजन ये है कि जब कॉर्पोरेट अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स के बारे में सोचती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, राइट। तो वो क्या है, एक मेन रीजन है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अ कॉर्पोरेशन इज ए लीगल एंटिटी इंटरेस्टेड प्राइमरीली इन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, नॉट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेशन शेयर होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रही है, इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द प्रिजर्वेशन एथिक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। तो कौन सा है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, कंटिन्यूअल चेंज एंड ह्यूमन प्रोग्रेस इज गुड इन इटसेल्फ। अब देख लो कौन सा एटीट्यूड है कि जो ह्यूमन है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज लाता जा रहा है इन्वायरमेंट के में। क्यों चेंज ला रहा है? अपनी प्रोग्रेस के लिए। ह्यूमन को अपनी प्रोग्रेस चाहिए, इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एथिक्स के क्वेश्चन है। तो ये एथिक्स वाली जो होती है ये थ्योरीज होती है, इसमें केस स्टडीज आ जाती है, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हो जाती है, राइट। एक तरह की ये फिलॉसफी है इसमें। नेक्स्ट है विच मेजर थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स होल्ड्स दैट इन्वायरमेंट डिजर्व्स ए काइंड ऑफ डायरेक्ट मॉरल कंसिडरेशन दैट इज नॉट मैरिली ड्राइव्ड फॉर ह्यूमन और एनिमल इंटरेस्ट। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये है इकोसेंट्रिसिज्म की थ्योरी। इकोसेंट्रिसिज्म की थ्योरी क्या बोलती है कि जो लिविंग्स है, लिविंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है इसमें। लिविंग को भी, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, उनको तो इम्पोर्टेंस है ही है, बट सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि लिविंग बींग्स ही इम्पोर्टेंट है। लिविंग बींग्स के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इक्वली हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इक्वल इंटरेस्ट उसमें भी लेने की जरूरत है, राइट। बायोसेंट्रिसिज्म की थ्योरी क्या बोलती है? बायोसेंट्रिसिज्म की थ्योरी बोलती है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के जो लिविंग बींग्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। बायोसेंट्रिसिज्म में सिर्फ लिविंग्स की बात हो रही है कि ह्यूमन बींग्स भी इंपॉर्टेंट है और बाकी के जो लिविंग बींग्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म क्या बोलते हैं? ये एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म बोलता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन, राइट। तो ये अलग अलग एथिक्स की थ्योरीज है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। बायोसेंट्रिसिज्म इन्वायरमेंटल एथिक्स की थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिविंग्स की बात करी गई है, इन्वायरमेंट की बात नहीं करी गई। इसमें बोला है कि सिर्फ ह्यूमंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे लिविंग बींग्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ईयर हैज बीन नेम्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय द यूएन। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सा है? वो है ईयर 2010 का। The word biodiversity is a combination of which two words? बायोडाइवर्सिटी बना है दो वर्ड से, कौन सा? एक बायोलॉजी और दूसरा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स।
नेक्स्ट है हाउ मैनी ओरेंगुटन्स डिसअपियर ईच ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ पाम ऑयल फार्मिंग। ओरेंगुटन्स ये है एप लाइक ये एनिमल है, तो एप की ही है, एक तरह की फैमिली से ही आते हैं ये, एप की फैमिली से। तो ये जो ओरेंगुटन्स है ये पाम ऑयल फार्मिंग की वजह से डिसअपियर हो रहे हैं। हर साल तकरीबन 5000 ओरेंगुटन्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं ड्यू टू पाम ऑयल फार्मिंग। कैसे पाम ऑयल फार्मिंग से ये डिसअपियर हो रहे हैं? ये जो पाम ऑयल फार्मिंग है ये ज्यादातर होती है ट्रॉपिकल एरियाज में और वहीं पे होते हैं ओरेंगुटन्स। तो वहां पे पाम ऑयल फार्मिंग के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। अब जंगलों को काट रहे हैं तो ये जो ओरेंगुटन्स है इनका जो हैबिटेट है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हैबिटेट खत्म होएगा तो ओरेंगुटन्स भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड ईच ईयर अराउंड द वर्ल्ड। कितने फॉरेस्ट हर साल खत्म कर रहे हैं हम? 13.7 मिलियन फॉरेस्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन फॉरेस्ट, 13 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हम हर साल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच की पर्सन इन द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इशूड द फॉलोइंग कोटेशन। द लाइब्रेरी ऑफ लाइफ इज बर्निंग एंड वी डोंट इवन नो द टाइटल्स ऑफ द बुक। तो ये किसकी है कोटेशन? ये है जियो हार्लेम ब्रंटलैंड की। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच क्रिएचर इज फीचर्ड ऑन द लोगो फॉर नेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010। 2010 को क्या बोला गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका जो लोगो है उस पर कौन से क्रिएचर की फोटो है? तो उस पर फोटो है फ्लेमिंगो की, ये रहा, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, अ ग्रेटर फ्लेमिंगो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।